हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। इस यूपीएससी की सीरीज में प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं 1979 टू 2024 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन थीम वाइज है, हमने यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट को डिवाइड किया अंडर डिफरेंट थीम्स। लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिवाइड किया गया है नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके डिफरेंट टाइम काइंड ऑफ क्वेश्चन किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली हमने पॉलिटी को प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, पीएसपी, जुडिशरी, लोअर जुडिशरी यहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इनके आप सबके वीडियो देख सकते हैं एडुकेमी के यूट्यूब चैनल पे जो अवेलेबल है। और यह सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप जो भी एरिया में लैक करते हैं, आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है, क्या यूपीएससी पूछता है, किस तरीके की स्टेटमेंट्स फ्रेम होती हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये सारी इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं। तो इस सीरीज के कंपोनेंट क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस सीरीज वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन ऑफ 1979 से 2024। ये क्वेश्चन आप सीधे एडुकेमी के पोर्टल पे जाके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। educami.com पे जाएंगे, आप उसके पोर्टल पे जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और इसके साथ वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द जीएस क्लास नोट्स ऑफ द एडुकेमी। जीएस के क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसका भी लिंक कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। आप वो भी डाउनलोड करके वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द टुडेज टॉपिक। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के क्वेश्चन के। यूपीएससी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 12 से 14 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी का मेरा मीनिंग है कि सेल से क्वेश्चन आ गया, सेल स्टेम सेल से कोई क्वेश्चन पूछ लिया है, ह्यूमन बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है उससे पूछ लिया है। डिफरेंट काइंड ऑफ द क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो इनमें से क्वेश्चन में क्या क्या एरिया इंपॉर्टेंट है, हम उस एरिया के बारे में बात करेंगे। विद दैट ऑल्सो वी आल्सो गोइंग टू फोकसिंग ऑन द मल्टीपल काइंड ऑफ द थिंग्स कि यूपीएससी में बायोलॉजी के कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है। Okay, so let's move to the question number one. Question number one is related to the which one of the following is synthesized in the human body that dilates the blood vessel and increase the blood flow. तो यहाँ पे दो keywords हैं, dilates the blood vessels and increase the blood flow. Dilates the blood vessel में उसका area increase कर देता है blood vessel का, ताकि blood का flow ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके। और ये सिंथेसाइज होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर ही। ऑप्शन बहुत क्लोज है कि नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से। तो इसका आंसर ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर आपको बायोलॉजी नहीं आती है तो आपके लिए L3 क्वेश्चन है। कोई बायोलॉजी स्टूडेंट होगा तो इसको इजीली हैंडल कर सकता है इस वाले क्वेश्चन को, कि आंसर इज द नाइट्रिक ऑक्साइड्स। ये अगर ब्लड डायलेट ब्लड वेसल को कर रहा है तो मीन्स इट्स, तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। मीन्स इट इज कंट्रोलिंग आवर ब्लड प्रेशर। इट इज कंट्रोलिंग अवर ब्लड प्रेशर डायरेक्टली। ओके, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है तो इसके लिए वेसल्स को स्पेसिफिकली वेन्स को डायलेट करने की जरूरत पड़ेगी। ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेसल को डायलेट करने की जरूरत पड़ेगी, एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। जो एरिया इंक्रीज हो रहा है ब्लड वेसल्स का, वो नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से हो रहा है जो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। तो इस तरीके के क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछ ले जाते हैं। अगर आपको बेसिक आइडिया नहीं है इस बारे के क्वेश्चन में तो इट्स बिकम अ डिफिकल्ट फॉर यू। तो ये क्वेश्चन है ह्यूमन फिजियोलॉजी। 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, वहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स है जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम पढ़ सकते हैं, लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। उसमें डिटेल्स गिवन है तो आप वहाँ तक देख सकते हैं। Okay, now let's move to the question number two. Question number two is about the consider the question number. Now let's come to the question number two. Question number two is about the consider the following bacteria, fungi, and virus. Bacteria, fungi, and virus. Which one of the above can be cultured in the सिंथेटिक मीडियम में? किस किस को कल्चर किया जा सकता है? किसी भी सिंथेटिक मीडियम में उस ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया जा सकता है जब कंप्लीट लाइफ साइकिल एक ही जगह हो, उसके सारे और उसके अंदर सेल प्रेजेंट हो, डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम सेल साइकिल्स प्रेजेंट हो, दैट कैन बी द कल्चर। लाइक द बैक्टीरिया एंड फंजाई में खुद का सेल्स है, खुद के साइकिल्स हैं, उनका किसी दूसरे होस्ट पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो दे कैन बी इजिली कल्चर्ड इनटू द आर्टिफिशियल मीडियम। बट वायरस is not having no cannot be cultured into the artificial medium because of it's depend on the host। वायरस जो होता है वो होस्ट पे डिपेंड करता है। होस्ट की लाइक कोई भी वायरस जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है उसके बाद ही उसमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है, आपके सेल के साथ मिलके मल्टीप्लिकेशन, आपके सेल के साथ मिलके मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है। लाइक हमने कोविड वायरस में भी देखा तो कि सेल के अंदर जाता है, प्रोड्यूस द प्रोटीन्स एंड दैट्स इफेक्टिंग योर बॉडी। तो वायरस का जो लाइफ साइकिल है वो उसके होस्ट पे डिपेंडेंट करता है, तो उस वायरस को हम नहीं कर सकते हैं कल्चर इन द सिंथेटिक मीडियम। So if we know the third is wrong here, तो we can eliminate the statement number D, statement number C and statement number B को हम eliminate कर सकते हैं, and the answer be the A. So answer of this question is A, 1 and 2 is the answer.
We are launching our prelims program for the prelims 2025. It's having a multiple component practice test, marathon test, division test, sectional test, UPSC mixed test, and we are also focusing on the current affairs from 2024 to 2025 जो एक मेजर इशू रहता है स्टूडेंट के करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना और कितना पढ़ना है, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सोल्व हो जाती है. वी ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द सीसेट सपोर्ट की अगर आपको सीसेट से डर लगता है तो आप डरने की जरूरत नहीं है. ऑल इंडिया लेवल पर प्रयास मॉक टेस्ट कराया जाएगा, टेस्ट डिस्कशन होंगे, सेक्शनल टेस्ट, डिवीजन टेस्ट सब होगा. तो इट्स अ comprehensive mentorship program. I can say it's not only a test series, it's a complete package for you to qualify the prelims. The link for this program is given in the description, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर का जो हमारा प्रोग्राम था प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम, वो उसका एक ह्यूज सक्सेस रहा. मोर देन द 45% ऑफ स्टूडेंट जो हमारे साथ एनरोल थे उन्होंने क्वालिफाई किया और मेंस लिखा. इसके साथ साथ 50% ऑफ जो क्वेश्चन हमने प्रोग्राम में पूछे थे ऑलमोस्ट डायरेक्टली अपीयर हुए. इसके लिए आप यूट्यूब सीरीज देख सकते हैं एडुकेमी का जो डायरेक्ट हिट ऑफ फ्रॉड प्रीलिम्स, डायरेक्ट हिट यूट्यूब सीरीज देख सकते हैं जो अवेलेबल है एडुकेमी के यूट्यूब चैनल पे. जैसे ही आप प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं यू कैन सी द इंप्रूवमेंट इन योर एक्यूरेसी एज वेल एज इन योर कॉन्फिडेंस टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर. तो ये सारी चीजें भी आपकी इंक्रीज होंगी अगर आप पीएसपी को ज्वाइन करते हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. Okay, now let's come to the question number 3. Question number 3 is about which one of the following is used in preparing a natural mosquito repellent. नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, अगर आप लास्ट वीडियो भी देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि हम जो भी डेली यूसेज में चीजें यूज कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है वो हमें पता होना चाहिए. लाइक इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था टॉयलेटरी के बारे में जिसमें ट्राइक्लोसान होता है. सिमिलरली मॉस्किटो रिपेलेंट्स में क्या होता है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स कंटेन द लेमन ग्रास. मॉस्किटो रिपेलेंट में लेमन ग्रास होता है जिसका यूज किया जाता है उनको हटाने के लिए, मॉस्किटो को भगाने के लिए. तो इट्स लाइक अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन अगर आपने बेसिक सा थोड़ा सा भी नॉलेज है. एंड ये न्यूज़पेपर में भी आता रहता है कंटिन्यूसली, करंट अफेयर्स का भी पार्ट होता है. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, द लेमन ग्रास. Now let's move to question number 4. The question number 4 is about the bacteria, microorganism के बारे में question है, as a biology question. Question number 4 बता रहा है कि some microorganism, the term the some microorganism can grow in an environment with temperature above the boiling points. The temperature above the boiling points. Some can grow in environments temperature below the freezing points. Some microorganism can grow in a highly acidic environment with the pH below. सबसे पहले तो हम ध्यान देंगे कि every statement is having a word some. Then every statement is having can grow. So there is a possibility. The statements are showing us a possibility. Some can grow, yes. Some can grow in above the boiling points. Some can grow below the freezing points. Some can grow in the highly acidic environment also. So these are the possibility. These three statements showing the possibility of the question. तो अगर इस तरीके का आपको statement दिखता है तो these kind of statement will be the 100% right होंगे, तो आप उनको right mark कर सकते हैं. So all the statements are right here. Answer is C, 1, 2 and 3. तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है. जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आप प्रेशर लेते हैं कि अगर बाई चांस किसी कोई बैक्टीरिया नहीं होता होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट से पॉसिबल है, नेचर में नहीं पॉसिबल है कि कोई भी बैक्टीरिया फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ना रहता हो. ड्यूरिंग द विंटर टाइम जब लेक फ्रीज हो जाते हैं उसके नीचे भी एनिमल्स, उसके नीचे बैक्टीरिया रहते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो भी लाइफ एग्जिस्ट करती है. तो आप उस तरीके से स्टेटमेंट को गलत ना करें. इफ यू फाइंडिंग दीज काइंड ऑफ द वर्ड्स इन द स्टेटमेंट यू कैन मार्क दोज स्टेटमेंट्स राइट. Okay, so the answer of this question is C. All three statements are correct. Let's move to question number 5. The question number 5 is related to with reference to the latest development in stem cell research. Consider the following statements. जब हमने स्टार्ट किया था मैंने बताया था stem cell is important for you. और स्टेम सेल से यूपीएससी 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है. बिकॉज ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस एरिया दिस स्टेम सेल इज ऑलवेज इन द न्यूज. स्टेम सेल वो सेल होती हैं जो आपके बॉडी से निकाली जाती है, स्पेसिफिकली द बोन मैरो से निकाला जाता है. दिस सेल कैन डेवलप द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमंस एंड द एनिमल्स एज वेल. ह्यूमंस और एनिमल का कोई भी बॉडी का ऑर्गन बनाया जा सकता है, या फीटल स्टेज में भी इसको निकाल लिया जाता है या फिर एडल्ट स्टेज में इसको बोन मैरो से निकाला जाता है. दीज आर द स्टेम सेल्स. तो स्टेम सेल का मेनली यूज है और ये एक आपके लिए हॉट टॉपिक है. दिस कैन बी ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन इन 2025 एग्जामिनेशन में भी डायरेक्टली आ सकता है, तो आप इसको नोट करके रखें. The statement number 1, the only source of human stem cells are the embryo at the blastocyst stage. Okay, the stem cell can be derived without causing destruction into blastocyst. ये possible नहीं है. Without destruction to the blastocyst. If we want a stem cell, we need to destruct the blastocyst.
ब्लास्टोसिस्ट को तो डिस्ट्रक्ट करके निकालना ही, डिस्ट्रक्ट करना ही होता है। ब्लास्टोसिस्ट इज ग्रुप ऑफ सेल, इट्स अ काइंड ऑफ द सर्कुलर सेल। ये एक लंबा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ब्लास्टोसिस्ट जो बन जाता है। तो अगर हमें इसको स्टेम सेल निकालना है तो इसको हमें डिस्ट्रक्ट करना होता है, तोड़ना होता है ब्लास्टोसिस्ट को, देन ओनली वी कैन extract the stem cell from here. So second statement is wrong here. So second we can say second is wrong here, here and here. Then we left with the option D, 3 and the 4. और ऐसा ही नहीं है कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से ही निकाला जाता है। मैंने बात की कि बोन मैरो में भी स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं और वो किसी भी एज में किसी भी ईयर में निकाला जा सकता है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जब होती है जब आपका फीटस डेवलपमेंट हो रहा होता है फीमेल के अंदर, फीटस डेवलपमेंट इन द 3 to 6 मंथ की एज में, जब बेबी बन रहा होता है इन द फीमेल, उस टाइम ऑफ स्टेज वो होता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जहां से निकाला जा सकता है। ओनली सोर्स नहीं है, लेकिन द कीवर्ड इज हियर ओनली सोर्स। ब्लास्टोसिस्ट इज नॉट द ओनली सोर्स तो नहीं है, तो दैट स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग हियर। So the first is wrong, second is wrong, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। सो आंसर ए बी सी नहीं होगा, आंसर डी होगा। तो स्टेम सेल के बारे में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। व्हाट आर द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेम सेल है क्या, इनका एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ से निकाला जा सकता है, किस किस तरीके के ऑर्गन्स इससे रीजनरेट किए जा सकते हैं। दैट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेम सेल, एंड स्टेम सेल इज अ हॉट टॉपिक, आपके लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है। Now let's move to question number 6. The question number 6 is about the probiotic. आप सबने छाछ तो पिया होगा, दही सब खाते होंगे। These are the example of the probiotics. Probiotics ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी जनरेट होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं। प्रोबायोटिक्स ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी जनरेट होते हैं। दिस आर गुड गट बैक्टीरिया जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो स्ट्रेस रिलीविंग में हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी को हेल्दी फील कराते हैं। दीज आर द प्रोबायोटिक्स। लेट्स सी द स्टेटमेंट्स क्या कहता है। Made up of the both bacteria and the yeast. Yes, this is the correct statement. These are made up of both bacteria and the yeast. तो हम अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो we can eliminate the statement number B and statement number D. Okay, this smart work है। अगर आपको पता है कि फर्स्ट इज 100% करेक्ट, you can directly come to the option, तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाए, your chance will increase to mark a question right. तो ये चीजें आपको करनी होती है एग्जामिनेशन में। Now let's come to the second. The organism in the probiotics are found in foods we ingest, but they do not naturally occur in the human gut. ऐसा है ही नहीं। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोबायोटिक्स, वो हमारे गट में बनते हैं। गट के साथ साथ डिफरेंट हमारे ऑर्गेन्स में भी बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दे डू नॉट नेचुरली अकर, दे नेचुरली अकर इन आवर गट। So second statement is wrong here. Now let's come to the third statement. Probiotic help in the digestion of the milk sugar. Yes, probiotic help in the digestion of the milk sugar. Now the statement C is correct, 1 and 3. So 1 and 3 is the answer of this question. Probiotic milk sugar को digest करते हैं। Probiotic प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रेजेंट इनटू द गट, नेचुरली मिल जाते हैं। एंड दीज आर द मेड अप ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड द यीस्ट। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1 and 3। एंड प्रोबायोटिक का क्वेश्चन यूपीएससी 2 बार पहले ही पूछ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। एक बार प्रोबायोटिक पूछा था, इन द 23 आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक में डिफरेंस पूछा गया था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये यूपीएससी का ओल्ड पैटर्न है, 2002 के टाइम पे पूछा जाता था कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी किया, तो डिस्कवरी ऑफ द साइंटिस्ट। बट नाउ डेज यूपीएससी इज नॉट आस्किंग दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चन की डिस्कवरी से, बट स्टेट पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस को भी टारगेट कर रहे हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आर्बर एंड स्मिथ डिस्कवर्ड द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। Feldman discovered the transgenic plants. Mullis discovered the polymerase chain reaction, PCR रिएक्शन बोलते हैं। ये आपके स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रोटीन सिंथेसिस में। अगर आपने डीएनए आरएनए का चैप्टर जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा है तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इवन द बायोटेक्नोलॉजी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलविन एंड बाल्टीमोर डिस्कवर्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। So we can say 1:2, B is 1, so 2, 1, 4, 3 is the answer of the question number 7, and this is a pure factual question जो यूपीएससी ने पूछा है। तो आपको अगर स्टेट एग्जाम देना है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन पे भी ध्यान दे सकते हैं, बट रिसेंट ट्रेंड यूपीएससी का ये नहीं बताता कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यूपीएससी ने पूछा 2022 में, एंड इट्स लाइक
लोगों को आते हुए भी गलत किया। दिस आई कैन से दिस इज L2 क्वेश्चन। अगर आप इसको ध्यान से सोल्व नहीं करोगे तो आप इसको फ्लो में गलत मार्क कर दोगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द स्टेटमेंट। एडिनोवायरस हैव a single stranded DNA genome whereas retrovirus have a double stranded। ये गलत है। रेट्रोवायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड, रेट्रोवायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए जीनोम, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम इन द रेट्रोवायरस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही नहीं है, ये आपको पता होना। लेकिन फ्लो में आप मार्क कर रहे हैं, जब आप फ्लो में आंसर करते हैं तो आपको लगता है कि सही है, लेकिन यू नीड टू रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। कहना कि एडिनोवायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड और रेट्रोवायरस है डबल स्ट्रैंडेड, ऐसा नहीं है, इट्स अपोजिट। रेट्रोवायरस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। Second, common cold is sometimes caused by an adenovirus, whereas AIDS is caused by retrovirus. This statement is correct. The second statement is correct here. So the answer of this question is B. 2 only is the answer. So you can say the question L2 level का है, लेकिन आप इसको अगर ढंग से अच्छे से नहीं पढ़ोगे इसके स्टेटमेंट को, that's going to be wrong. तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? You know about the adenovirus, कौन से वायरस होते हैं। You should know retrovirus कौन से वायरस होते हैं, किस तरीके का जीनोम होता है इन वायरस में, एंड किस किस को अफेक्ट करते हैं ये वायरस। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए व्हेन यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। द क्वेश्चन नंबर 9 इज अबाउट which of the following statements are correct regarding the plant cell and the animal cell। मीन्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो ये भी आपके प्योर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक में जाओगे तो वहां पे सेल के नाम से एक चैप्टर है, तो वहां पे यू कैन डायरेक्टली सोल्व दिस क्वेश्चन। सो प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल व्हाइल द एनिमल सेल्स डू नॉट। यस, दिस इज करेक्ट। अब प्लांट सेल में सेलुलोज होता है, एनिमल सेल में सेलुलोज नहीं होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर बी हियर, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है ही नहीं। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज प्लांट सेल डू नॉट हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक द एनिमल सेल। ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ इज हैविंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। That's known with the name of cell membrane. So second statement is not correct. If second is not correct, I can eliminate option number D. I can eliminate option number A also. So the answer is C. Answer of this question is C. The third is correct. Mature plant cell have large vacuole and animal cell have the small vacuole. Third statement is correct. So ये डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आपको सिंपल डिफरेंसेस भी पता है कि प्लांट सेल होता क्या है, एनिमल सेल है क्या, एंड दिस इज द लाइक बेसिक स्टेटमेंट्स कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में सेलुलोज किस में होता है एंड द सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। दैट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक स्टेटमेंट्स है, ऑलमोस्ट सबको पता होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पढ़ने की जरूरत है। अगर हम इसके डायग्राम के बारे में भी देखते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द एनिमल सेल, दिस हैविंग सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द प्लांट सेल व्हिच इज हैविंग द सेल मेम्ब्रेन। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि है क्या क्या। यहाँ पे वैक्यूल की बात करें तो प्लांट सेल इज हैविंग लार्जर वैक्यूल एंड द एनिमल सेल इज हैविंग द स्मॉलर वैक्यूल, एंड दिस इज द क्वेश्चन। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में पूछा है, एंड इट ऑल आर द बायोलॉजी क्वेश्चन। बैट क्यों कर सकते हैं डार्क में? बैट अल्ट्रासोनिक वेव को रिलीज करते हैं। जब अल्ट्रासोनिक वेव को रिलीज करते हैं तो वो इको होके वापस आती है, जिससे बैट को पता लगता है कि आगे कोई हर्डल्स तो नहीं है। अगर बैट यहाँ पे है, दे आर प्रोड्यूसिंग द अल्ट्रासोनिक वेव, एंड कोई हर्डल्स होगा तो उनको पता लग जाएगा, क्योंकि ये इको होके उनको वापस मिलेगा, इको होके उनको वापस मिलेगा, जिससे उनको पता लग जाता है कि आगे कोई हर्डल है या नहीं है, एंड दे ट्रेवल, जिसके बेसिस पे वो आगे चलते हैं। तो दे प्रोड्यूस द अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिसकी वजह से दे कैन फ्लाई इन द डार्क। ओके, सिंपल स्टेटमेंट, एक फंडा है, एक सिंपल सा आइडिया होता है कि बैट्स क्यों फ्लाई करते हैं। क्यूरियोसिटी भी होती है, यूपीएससी एस्पिरेंट की खास बात है, क्यूरियस होता है जानने के लिए कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो आई कैन से दिस इज एन L1 क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन भी गलत किया है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट कर देता है आपके सिलेक्शन को, अगर आपको गलत मार्क करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को गलत मार्क नहीं करना है। Now let's move to the question number 11. Question number 11 is a very simple question. Neem tree has acquired industrial importance. नीम का इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि नीम के ट्री को बायो फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता है। नीम का ट्री आपकी कई तरीके की बीमारियों को ठीक करने का काम आता है। एंटी फर्टिलिटी कंपाउंड होता है। इसको बायोपेस्टिसाइड भी यूज किया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है एजर डायरेक्टिका इंडिका। एजर डायरेक्टा इंडिका, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम।
इसके अंदर एज ए डायरेक्टिन प्रेजेंट होता है, एज अ डायरेक्टिन जो केमिकल कंपाउंड होता है जो स्पेसिफिकली बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स में काम आता है. सो दैट्स ऑप्शन नंबर सी. बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स एंड एंटी फर्टिलिटी कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द नीम के ट्री में प्रेजेंट होता है. बाकी ऑप्शन देखेंगे तो एंटी कैंसर ड्रग्स लिखा है, ये नहीं है. एंटी कैंसर ड्रग्स यहाँ पे भी है, तो ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर बी नहीं है, बट ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है, बट मोस्ट करेक्ट बताना है तो ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर हियर. ओके, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. Now let's move to the question number 12. Question number 12 is again the stem cell. आप देख सकते हैं रिपीट हो रहा है क्वेश्चन. 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, अभी फिर से स्टेम सेल पे क्वेश्चन आया था 2012 में भी. तो हाउ द यूपीएससी इज रिपीटिंग, तो आपको वो भी जानना होगा कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है, किस तरीके के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एंड हाउ दे कैन फ्रेम द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस. द रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन आर देयर एंड द टॉपिक्स आर द सेम. और स्टेम सेल आपके 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट है. Okay, now let's come to the question. With reference to the stem cells frequently in the news, which of the following statements are correct? Derived from mammals only, ऐसा नहीं है. स्टेम सेल केवल मैमल्स में नहीं प्रेजेंट होती, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है. तो स्टेम सेल फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है. कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मैमल्स ओनली. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. If the first is wrong, option number D and option number A can be eliminated. इससे हमें पता लग जाता है कि थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, तो वी थर्ड ऑप्शन सब में, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. यूज फॉर मेडिकल थेरेपी, अगर आपको नहीं भी पता तो अभी इससे मैच करके यहाँ थर्ड इज करेक्ट हियर. स्टेम सेल कैन बी यूज फॉर द स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स. यस, दे कैन बी यूज फॉर द स्क्रीनिंग द न्यू ड्रग्स. दैट्स द एप्लीकेशन पार्ट. और साइंस में एप्लीकेशन पार्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, एप्लीकेशन पे आपको ज्यादा ध्यान देना होता है. Answer this question is B, 2 and 3. 2 and 3 is the answer here. Now let's move to the question number 30. When ant bite, they inject. So very simple question. अगर मैं बात करूँ कंप्लीट 2016 का पेपर था, वो कम्प्लीटली करंट अफेयर बेस्ड आया था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए. और आई कैन से एंड इन द लास्ट ऑलमोस्ट द 8 years, दिस वाज द इजीएस्ट पेपर. दिस वाज द इजीएस्ट पेपर. इसके बाद यूपीएससी पेपर लेवल जो बढ़ा है ना, स्काई रॉकेटिंग हुआ है, तो वो आपके लिए और डिफिकल्ट हो जाता है. तो आपको पता होना चाहिए कैसे ट्रेंड चेंज हुआ, कैसे रिक्वायरमेंट चेंज हुई, अब यूपीएससी को क्या चाहिए, वो सारी चीजें हम सिखा रहे हैं यहाँ पे. और यही चीजें हम हमारे प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम में सिखाते हैं कि आपको करना क्या है, कैसे करना होता है, कैसे अटेम्प्ट करना होता है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, एनालिसिस किस तरीके का होता है. तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं सारे कंटेंट को, यूपीएससी के पीवाईक्यू को अटेम्प्ट कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके. इसके साथ साथ यू कैन ज्वाइन द प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम फॉर 2025, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है. ओके, तो द आंट इंजेक्ट करती है, जब बाइट करती है तो फॉर्मिक एसिड को आंट इंजेक्ट करते हैं. दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, L1 क्वेश्चन है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज आल्सो द 2016 क्वेश्चन है. बेरियम इज अ कंपाउंड. बेरियम इज अ कंपाउंड जो स्पेसिफिकली एक्सरे के टाइम पे यूज होता है, बिकॉज एक्सरे को एब्जॉर्ब करता है. एक्सरे जो होते हैं उनको बेरियम एब्जॉर्ब करता है. अगर यहाँ पे बेरियम है तो यहाँ से एक्सरे जा रही है तो ये एब्जॉर्ब करेगा. एब्जॉर्ब करने से क्लैरिटी आती है, जो भी एक्सरेज के थ्रू हमारे शीट हमें मिलता है, दैट्स शो द क्लैरिटी एंड द कॉन्ट्रास्ट विद द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रीजन. किसी भी बॉडी पार्ट का अगर एक्सरे होता है उसको बहुत क्लियर फॉर्म में दिखाता है अगर बेरियम का वहाँ पे यूज हो रहा है. अलाउ एक्सरे पास थ्रू द स्टमक एंड अकाउंट ट्रांसपेरेंसी ऑफ एक्सरे. Compound like magnesium sulfate help in the cleaning stomach. Barium is a good absorber of X-ray, and this helps the stomach to appear clearly in contrast regions of the pictures. Yes, C is correct. Is a good absorber of X-ray, and this helps to stomach to clearly with the other regions of the pictures. So answer question number 14 is C. So this was the first part of the biology. We will also come with the second part. लेकिन सेकंड पार्ट के आने से पहले आपको बेसिक्स पे ध्यान देना होगा बायोलॉजी के. आपको फोकस करना होता है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी. क्या क्या है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, आप एनसीईआरटी बुक्स ऑफ 9th 10th क्लास से पढ़ सकते हैं. सेल चैप्टर पे ध्यान देना होगा, स्टेम सेल्स पे ध्यान देना होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड हॉर्मोन्स वाला चैप्टर्स भी है, दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन. तो एज ए प्रो मेंटर टिप आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए इन स्पेसिफिक चीजों को फोकस करना है, स्पेसिफिक चीजों को करना है. वी डोंट नो, अभी तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मे बी 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसके लिए. अगर आप बाकी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, सारी वीडियोस लाइव है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं. इसके साथ साथ आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो सेम क्वेश्चन यूपीएससी 1979 से 2024 पूछे हैं. आप एडुकेमी के प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम 2025 को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. Thank you. We will meet in the next video.